इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि रोल क्या होते हैं आईआरडीए के, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम तो कर रही है, राइट। और प्रोग्रेस भी बहुत सारा हो रहा है, बट उसमें कुछ इश्यूज हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन रिसेंट ईयर्स हैज मेड गुड प्रोग्रेस बट एट द सेम टाइम इट हैज मेनी इश्यूज टू अटेंड टू एंड चैलेंजेस टू फेस। ठीक है। क्या लिखा है कि मतलब रिसेंट ईयर में बहुत देखा गया है कि इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, बट सेम टाइम में कुछ इश्यूज भी आए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है। और कुछ चैलेंजेस हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कुछ इश्यूज हैं। वी डिस्कस बिलो सम ऑफ द इश्यूज एंड द चैलेंजेस फेस बाय द इंश्योरेंस सेक्टर। अभी कुछ इश्यूज पढ़ेंगे, कुछ जो लिमिटेशन है इंश्योरेंस सेक्टर में, कुछ गलतियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो कौन कौन से जो सेक्टर है उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल आंसर, एकदम ध्यान से पढ़ना। ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है किसी भी एक सेक्टर के लिए, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, उसके लिए आपने पैसे पे किए, ठीक है, प्रीमियम भरते हो, बट अगर वो प्रोडक्ट उतना वर्थेबल नहीं है, ठीक है, उतना वर्थ नहीं है उसका, और वो आपका प्रीमियम भरना वेस्ट हो गया, तो कस्टमर सेटिस्फाई कभी नहीं होगा। ठीक है। ये सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर की बात नहीं है, ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, अगर आप कोई भी पैसे भरते हो, सॉरी कोई पैसे देते हो और कोई प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, प्रोडक्ट तो फ्री में आता नहीं है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट वो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं निकला, आपके पैसे, आपने पैसे बहुत ज़्यादा लगाए, फिर उसको ख़रीदा, आपने बाय किया, बट उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पैसे तो बर्बाद हुए, वेस्ट हुए, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज इंश्योरेंस सेक्टर में भी आते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर पॉलिसी होल्डर। ठीक है। कस्टमर कौन होता है? जो पॉलिसी होल्डर होता है, ठीक है, जिसने पॉलिसी ली होती है इंश्योरेंस कंपनी से, वो होता है कस्टमर। ये तो सिंपल है। आर अनहैप्पी with the insurance companies for the creating many hurdles in settling their claim। ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इन लोगों ने कि जो कस्टमर होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के सर्विसेज से। क्यों? क्योंकि जो भी सेटलमेंट करना होता है क्लेम को लेके, मतलब कि अगर जैसे कि प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लिया था या फिर एलआईसी के लिए इंश्योरेंस लिया था, वो जो भी है एक्सीडेंट होने के बाद या फिर प्रॉपर्टी में कुछ खराब चोरी होने के बाद या फिर जल जाने के बाद, वो इंश्योरेंस कंपनी जब टाइम पे क्लेम नहीं करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी पूरी कराती है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, डिले करती है, ठीक है, तो कस्टमर क्या होता है? अनहैप्पी हो जाता है। ठीक है। मतलब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि उसने तो प्रीमियम भरा हुआ है, क्योंकि उसने तो प्रीमियम भरा हुआ है हर महीने, और या फिर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 में, जो भी पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, बट उसको क्लेम नहीं मिलेगा तो अनहैप्पी तो होगा। ये बहुत बड़ी इश्यूज है इंश्योरेंस सेक्टर में। डिमांडिंग एडिशनल एंड द अननेसेसरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो कि मैंने इस पॉइंट में सारी चीज बता दिया है। पेपर वर्क जो मैंने बोला बहुत ज़्यादा होता है, वो यही लिखा है। देखो, डिमांडिंग एडिशनल एंड अननेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, और अननेसेसरी जिसकी कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। अब कोई भी सेक्टर में जाओ, या फिर बैंक में जाओ, या फिर कहीं भी जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, तो वहाँ पे अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते ही है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है। तो ये इसकी वजह से कस्टमर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और वो अनहैप्पी हो जाते हैं। ठीक है। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, डिले इन सेटलिंग क्लेम, ठीक है, जो मैंने बोला डिले करते हैं, नॉट सैंक्शनिंग द एलिजिबल कॉम्पनसेशन एंड सो ऑन। और कॉम्पनसेशन मतलब क्या होता है कि पैसे देना वापस। ठीक है। जैसे कि किसी ने 20 लाख की पॉलिसी ली थी, ठीक है, कार के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कार के लिए 20 लाख की पॉलिसी ली थी, और वो कार का एक्सीडेंट हो गया, कार टूट गई, ठीक है, और वो 20 लाख उनको कॉम्पनसेशन नहीं दे रही है इंश्योरेंस जो
इंडस्ट्री है, ठीक है, तो फिर वो अनहैप्पी हो जाएगा कस्टमर, एंड सो ऑन। सेवरल जजमेंट बाय द कस्टमर कोर्ट्स इन फेवर ऑफ पॉलिसी होल्डर आर द इंडिकेटर्स टू दिस इफेक्ट। ठीक है, इतने सारे जजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो पॉलिसी लिया है उसके हिसाब से ही एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जब हम पॉलिसी लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस लिए इंश्योरेंस ये पॉलिसी ले रहे हैं, एक्सीडेंट किस तरह से होगा तब वो क्लेम करेंगे, किस तरह से नहीं होगा तो क्लेम करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। तो अगर एक भी चीज़ नहीं हुई रहती है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्लेम नहीं करती है, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सेकेंड इश्यू क्या है, पुअर कवरेज, ठीक है। द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी आर इम्प्रूविंग बट नॉट येट सफिशिएंट, ठीक है। देखो बहुत बहुत ही अच्छी लाइन में लिखा है इन्होंने कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, एंड इंश्योरेंस डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या, जितना कितना इंश्योरेंस स्कीम बेच रही है, कितना एरिया कवर कर रही है वो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी, आर इम्प्रूव बट नॉट सफिशिएंट, मतलब इम्प्रूव तो हो रही है, वो प्रीमियम तो ले रही है, ठीक है, मतलब स्कीम तो बेच रही है, लोग इंटरेस्टेड तो हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, स्कीम्स में, बट सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पुअर आर लेफ्ट आउट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पुअर हैं वो तो इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, जो स्कीम्स है, वो उनके लिए होती ही नहीं है, वो तो ले ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जो रिच होते हैं, थोड़े थोड़े पैसे वाले होते हैं, वही इंश्योरेंस स्कीम ले पाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, अपनी किसी भी व्हीकल के लिए, हेल्थ के लिए, ये सारे वही लेते हैं, ठीक है। तो जो पुअर है वो तो ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सोशली बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि इंश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, सोशल डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है, सोशल डिवाइस बोलते हैं कि सबके लिए बेनिफिशियल है बट पुअर पीपल के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इशू है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि जो पुअर है उनकी भी लाइफ लाइफ होती है, ठीक है। थर्ड क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट अ पॉपुलर इनफ, मेनली बिकॉज द पुअर कैन नॉट पे द प्रीमियम अमाउंट। देखो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, एकदम ध्यान से पढ़ना। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इज़ नॉट पॉपुलर इनफ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है कंट्री में वो पॉपुलर नहीं हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि जो पुअर कैन नॉट पे द प्रीमियम अमाउंट, जो पुअर पीपल है उनको क्या पता है इंश्योरेंस लेना है, हमें प्रीमियम भरना है, हमारी लाइफ को सेव करना है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं है, तो वो प्रीमियम क्या भरेंगे, ठीक है। उनकी लाइफ के लिए ये उनके पास प्रीमियम नहीं है तो व्हीकल कहाँ से लेंगे, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस क्या कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस तो करा नहीं पाते हैं, तो फिर जनरल इंश्योरेंस कहाँ से कराएंगे, ठीक है। तो ये बताता है कि अगर मतलब पॉवर्टी कितनी है कंट्री में, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर की थोड़ी सी एक इशू है। न्यू अफोर्डेबल प्रोडक्ट आर टू बी फाउंड आउट फॉर दिस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो अफोर्डेबल होनी चाहिए वो सर्च करेगी, करनी चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, पुअर पीपल के लिए भी, जो मतलब जो पुअर सेक्शन है कंट्री का उनके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ऑपरेशनल efficiency, the insurance company must use the new technology for the administration। क्या बोला है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो ऑपरेशन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, वर्क होते हैं डे टू डे, ठीक है, उसमें जो भी कंपनीज है वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करनी चाहिए, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, सो दैट जल्दी से काम हो। जैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि पहले जो हम कैश डिपॉजिट करते थे, ठीक है, और विड्रॉ करते थे, तो वो कैश काउंटर पे जाके ही करना पड़ता था, ठीक है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, ठीक है, वो रिस्की भी होता था, कभी कभी काउंटिंग में गलती हो सकती है, बट बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। अभी मशीन है, मशीन काउंट कर लेती है पैसे, ठीक है, और मशीन में ही हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से टाइम भी बच जाता है प्लस गलती भी कम होती है, ठीक है, मतलब होती नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रिट्रेंचमेंट however is faced mainly by the public sector companies because of the modern technology, ठीक है। क्या बोला है,
जो नई नई टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, अगर नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, मतलब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी नई टेक्नोलॉजी तो यूज़ करेगी ही, क्योंकि उसको फास्ट काम करना है, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी यूज़ होगी तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो जैसे जहाँ पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी में, बट एक मशीनरी आ जाने की वजह से वहाँ पे सिर्फ एक वर्कर की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो 9 जो बचे, 9 जो बचे उन वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम आ जाएगी कंट्री में, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो एक इशू है ये। नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग रिस्क, ये भी एक इशू में आता है। रिस्क ऑफ हैवी लाइबिलिटी स्पेशली ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज अ सीरियस इशू, ठीक है। रिस्क ऑफ हैवी लाइबिलिटी मतलब इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी हो जाती है कि इसमें नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो सीरियस इशू आता है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, जो जैसे कि व्हीकल हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गए, ये नॉन लाइफ होते हैं, मरीन हो गए, राइट, ये सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो इनकी जो लाइबिलिटी, जो कर्ज है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट द सच रिस्क थ्रू री इंश्योरेंस, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो लाइबिलिटी आ जाती है इंश्योरेंस कंपनी पे, क्योंकि उनको क्लेम करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़ी इशू आ गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, ठीक है, री इंश्योरेंस करना चाहिए। दे ऑल्सो रिक्वायर टू डेवलप न्यू वेज एंड मीन्स ऑफ कवरिंग रिस्क। अब उनको बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड को अप्लाई करना चाहिए कि वो रिस्क को कवर कर सके, ठीक है, सो दैट उनको ज़्यादा लाइबिलिटी ना हो इंश्योरेंस कंपनी पे, सेक्टर पे, ठीक है। तो ये एक इशू है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, बीइंग अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब क्या होता है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, पहले इसका मतलब समझते हैं फिर पढ़ते हैं। लेबर इंटेंसिव क्या होता है और कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जिस कंपनी में लेबर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मतलब लेबर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो वो लेबर इंटेंसिव हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं शूज़ की कंपनी है तो वो लेबर इंटेंसिव हो जाएगा, एग्जाम्पल। अगर कहीं लैपटॉप की कंपनी है कोई, तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जिसमें लेबर से ज़्यादा मशीनरी काम करती है, ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव। तो ये क्या है, बीइंग अ लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ सेक्टर जहाँ पे लेबर बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, मतलब लोग, वर्कर। टिल रिसेंटली लेबर यूनियन वर स्ट्रॉन्ग एंड हैड सेवरल डिमांड, ठीक है। देखो ये जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर बहुत ज्यादा है, मशीनरी कम है। तो क्या होता है कि ये जो लेबर यूनियन, जानते हैं आप लोग लेबर यूनियन क्या होता है, कि स्ट्राइक वगैरह करना, लेबर की यूनियन है, यूनिटी होती है, कि कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उनको सैलरी कम मिल रही है या फिर कुछ भी हो रहा है उनके अगेंस्ट, तो वो लेबर यूनियन के एक पावर है जिसकी वजह से वो स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, लेबर यूनियन वर स्ट्रॉन्ग एंड हैड सेवरल डिमांड, और लेबर जो यूनियन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत सारे डिमांड करता था। एज अ रिजल्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी हैज़ बिन कैजुअलिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो भी ऑपरेशन होता था वो एफिशिएंटली नहीं होता था, ऐसे ही होता था, मतलब कोई उतना सीरियस लेता नहीं था, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन द इंक्रीज। अब लेबर इंटेंसिव होने की वजह से और प्लस लेबर यूनियन होने की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि लेबर यूनियन होने की वजह से वो लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करते थे हर एक चीज़ की, राइट। प्लस जो वर्क होते थे, ऑपरेशन होते, वो भी एफिशिएंटली नहीं होते थे, राइट। तो इसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हो जाता था, ठीक है, हमेशा इंक्रीज होता था। In the public sector companies, it is necessary to make the employees to work efficiently and effectively and efficiently in order to render prompt services to the customer, ठीक है। अब ये नेसेसरी हो गया है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक द एम्प्लॉयज़ टू वर्क इफेक्टिवली, कि जो भी वर्कर है इंश्योरेंस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली करना चाहिए, ठीक है, प्लस एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब क्या, कि ऐसा काम होना चाहिए कि वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि काम करते जा रहा है, करते जा रहा है और उसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। पेपर वर्क तो हो रहे हैं, काउंटिंग हो रही है, स्कीम्स कितने हो रहे हैं, बट कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, प्लस एफिशिएंसी, एफिशिएंटली होनी चाहिए। एफिशिएंटली का और क्या 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 मतलब होता है कि अ, जैसे कि क्या होता है कि 1 घंटे का काम वो 2 घंटे में ना करे, ठीक है, क्योंकि अगर एक वर्कर को बोला गया है कि 10 फाइल है, एग्जाम्पल, एक
एक वर्कर को बोला गया कि वो 10 फाइल 2 घंटे में कर ले, ठीक है। बट अगर वो एक लेबर वो 10 फाइल 1 घंटे में नहीं कर पाएगा, तो कंपनी को एक और लेबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लेबर को और सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो एफिशिएंट नहीं होगा ना। इकोनॉमिक की बात कर रही हूँ। इकोनॉमिक एफिशिएंटली मतलब क्या होता है कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम होने चाहिए, राइट। प्लस इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ में। तो इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री वो डेवलप कर पाएगी। इन ऑर्डर टू रेंडर द प्रॉम्प्ट सर्विसेज टू द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनफैक्ट जो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली है, ये सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं, ये किसी भी सेक्टर में होनी चाहिए। मतलब हर एक सेक्टर में इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करना ही चाहिए वर्कर को, तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है। इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा है, एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा है, मतलब वर्कर बढ़ते जा रहे हैं, काम अच्छा हो नहीं रहा है, सैलरी देते जा रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है किसी भी सेक्टर का काम करने का, ओके। तो जो भी काम करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करें, इवन इन द स्टडी भी। अगर स्टडी करें तो वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होनी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे चैलेंजेस। अभी हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर इज नो मोर अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग जब किया था इस वीडियोस के इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे उसमें ईयर्स वगैरह दिए थे कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है अभी वो मोनोपोली नहीं रही गवर्नमेंट की, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज एंटर कर चुकी हैं, ठीक है। तो मोनोपोली नहीं रहा गवर्नमेंट का। As I pointed out earlier, many more domestic and the foreign direct investment like FDI सपोर्टेड कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में कि अभी वो सिर्फ मोनोपोली नहीं रहा गवर्नमेंट का, बहुत सारी एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट कंपनी और ऐड हुई हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो मोनोपोली नहीं रहा। एज अ रिजल्ट इंश्योरेंस सेक्टर फेस सम इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस एज दे स्टेटेड बिलो, ठीक है। तो ये एफडीआई आने की वजह से जैसे कि क्या होता है कि अगर सिर्फ मोनोपोली रहती गवर्नमेंट की, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेट कर रही है, तो चैलेंजेस आते थे बट कम आते थे, ठीक है। कुछ अलग चैलेंजेस आते थे इंडिया में, बट अभी एज अ रिजल्ट बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई है, प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, तो चैलेंजेस आएंगे भारत में, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कंपटीशन। मेन पॉइंट कंपटीशन, किसी भी, ये तो कॉमन पॉइंट है, कहीं भी चैलेंजेस आए किसी भी सेक्टर में, क्योंकि हर एक सेक्टर में भी एफडीआई प्राइवेट कंपनी एंटर करती है, तो कंपटीशन लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि एक दो कंपनी अगर किसी एक का मोनोपोली होता है तो कंपटीशन नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि एक ही चला रहा है, एक ही मालिक है मार्केट का, ठीक है। तो कंपटीशन उतना बढ़ता नहीं, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि कोई है ही नहीं उसका कॉम्पिटिटर। बट एफडीआई आने की वजह से बहुत सारी कंपनी एंटर कर चुकी है इंश्योरेंस सेक्टर में, और वो अलग अलग सर्विसेज देने लगी, अच्छी सर्विसेज देने लगी, राइट। तो कंपटीशन बढ़ गया, तो ये कंपटीशन की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर को चैलेंजेस फेस करने पड़े, राइट। As the private sector is allowed to enter in this sector, there is a competition among the companies. Very simple line. देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इन लोगों ने कि प्राइवेट सेक्टर के एंटर करने की वजह से सेक्टर्स में क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, कंपनीज में क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया कि ये कंपनी अच्छे इंश्योरेंस स्कीम देगी, कम प्रीमियम में देगी, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसे ऐसे कंपटीशन बढ़ते गए, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। The competitive market may benefit policyholder but may not be for the advantage of the insurance company. कभी कभी क्या होता है कि जो competitive market है वो पॉलिसी होल्डर के लिए बेनिफिशियल होता है, बट खुद कंपनी के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि ये चीज़ें किस में होती है, कंपटीशन में होती है। देखो जब दो सेलर कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से प्राइस को लेके, तो फायदा किसको होता है, कस्टमर को होता है, ठीक है, सेलर को नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में, ओके। नेक्स्ट क्या है, फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट में भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। कंपनीज इन्वेस्ट द प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड इन द वेरियस सेगमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो इन ध्यान समझना, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है प्लस बैंकिंग सेक्टर भी, ठीक है, इंश्योरेंस प्लस बैंकिंग सेक्टर भी, अगर बैंकिंग सेक्टर में भी डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो वो भी बैंक भी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी में क्या करती है, वही पैसे उठा के इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और उससे जो
कमीशन मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जो रिटर्न मिलता है, उसका वो प्रॉफिट होता है, बैंकिंग का भी। तो सेम इंश्योरेंस सेक्टर में भी होता है। इंश्योरेंस सेक्टर क्या करती है कि जो भी देखो क्या लिखा है, कंपनीज इन्वेस्ट द प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो भी प्रीमियम कलेक्ट करती है पॉलिसी होल्डर से, वो क्या करती है, सारे पैसे इन्वेस्ट करती है अलग अलग सेगमेंट का, मतलब क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। सेगमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट सच एज, कभी कुछ पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देगी, जैसे बॉन्ड्स हो गए, ओके, ट्रेजरी बिल हो गए, ठीक है। इसमें क्या करेगी, वो इन्वेस्टमेंट कर देगी, लिखा भी है यहाँ पे, एंड बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, इक्विटी, शेयर मार्केट आप लोग जानते होंगे कि इक्विटी होता है, डिबेंचर होता है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड होता है। ये सारी चीज़ों में क्या करते हैं वो लोग, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद जो भी रिटर्न मिलता है वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट होता है, एक्सेट्रा। दे रिक्वायर्ड एन एक्सपर्ट टीम फॉर द efficient management of the investable fund इन ऑर्डर टू अर्न सफिशिएंट इनकम, ठीक है। ये क्या है, फंड मैनेजमेंट एक चैलेंज है कि उनको ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई एक्सपर्ट टीम चाहिए रहती है, ठीक है, क्योंकि देखो शेयर मार्केट ऐसी एक चीज़ है, और जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, वो ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी इंसान को जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है, मतलब उसको A to Z नॉलेज होना चाहिए सॉरी शेयर मार्केट का, तो ही वो रिटर्न अर्न कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता, ठीक है। अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है कि निफ्टी फिफ्टी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर वो अर्न नहीं कर पाएगा रिटर्न, ठीक है। तो एक चैलेंजेस आ जाता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को एक्सपर्ट टीम लानी पड़ती है, जो एफिशिएंटली मैनेजमेंट कर सके फंड को और इन्वेस्ट कर सके, सो दैट रिटर्न भी आए, लॉस ना हो, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉस भी होता है। हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, ठीक है, और लॉस हो गया, ठीक है, तो फिर तो ये इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये एक चैलेंजेस है। थर्ड क्या है, कॉस्ट एक्सीलेशन। अब कॉस्ट एक्सीलेशन मतलब क्या होता है, एक्सीलेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे बढ़ता है, ये भी एक चैलेंजेस है, एक चैलेंज है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो फेस करना पड़ता है उसको, ठीक है। देखो क्या होता है, बिसाइड्स द रेगुलर स्टाफ, ठीक है, जो भी स्टाफ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कंपनीज में जो भी स्टाफ है, इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायर्ड एजेंट फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये सभी को पता होगा कि इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, एजेंट होता है, ठीक है। मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं उनको तो सैलरी देनी पड़ती है, प्लस जो एजेंट काम करते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल जो एजेंट काम करते हैं इंश्योरेंस स्कीम को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उनको भी कमीशन देना पड़ता है, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। कमीशन एंड एडिशनल इंसेंटिव्स इंक्रीज देयर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो इस तरह क्या होता है कि कमीशन देना पड़ता है एजेंट को, प्लस स्टाफ मेंबर को सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। एडिशनल इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं अगर वो ज़्यादा स्कीम बेच पाते हैं तो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में ऐसे ही होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट का होता है इंश्योरेंस सेक्टर का बढ़ जाता है, तो ये एक चैलेंज है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। फोर्थ क्या है, प्रीमियम रेट। अब प्रीमियम रेट भी एक चैलेंज है, फेस करना पड़ता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। प्रीमियम रेट क्या है, मोर इंश्योरेंस कंपनीज इन द मार्केट लीड टू कंपटीशन रिजल्टिंग इन लोअरिंग द प्रीमियम। एकदम ध्यान से पढ़ना। देखो बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनीज हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, इंडस्ट्री में, इन द मार्केट लीड टू कंपटीशन। अब कंपटीशन की वजह से वो लोग क्या करते हैं, रिजल्टिंग इन लोअरिंग द प्रीमियम टू अट्रैक्ट कस्टमर। तो ये चीज हम लोग हर एक चीज और सॉरी हर एक सेक्टर में देखते हैं। जैसे कि आप कहीं एक प्रोडक्ट लेने जाओ, दो लोग बैठे हैं और सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो दोनों क्या करेंगे कि प्राइस कम करते जाएंगे प्रोडक्ट की। उसने बोला 100, उसने बोला कि 90, फिर वो दूसरा वाला बोलेगा 80, फिर बोलेगा 70, राइट। इस तरह से क्या करते जाएंगे वो लोग, प्राइस कम करते जाएंगे। ये हमेशा देखते हैं हम, ठीक है। इसमें लॉस किसका होता है, उन्हीं का होता है, कस्टमर का फायदा होता है, ठीक है। तो क्या बोला, सेम चीज यहाँ पे भी है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है मार्केट में क्या करती है, कंपटीशन, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम मिले, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट हो, उनके स्कीम ले, राइट। तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को लोअर करते रहते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी देयरफॉर रिक्वायर्ड टू प्राइस देयर प्रोडक्ट एट द कॉम्पिटिटिव रेट। और इस तरह क्या करना पड़ता है कि इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रोडक्ट है, जो स्कीम है,
वो लोअर प्राइस में ही सेट करना पड़ता है, मतलब प्रीमियम लोअर ही रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज फेस करना पड़ता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। नेक्स्ट क्या है? कवरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, crops and other related insurance in the agriculture has not attract many insurance companies, especially the private sector। अभी चैलेंज क्या बोला है कि जो क्रॉप है, मतलब जो फसल वगैरह होते हैं, अदर रिलेटेड इंश्योरेंस, जो और भी मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह की जो इंश्योरेंस होती है, ठीक है, जो मशीनरी होती हैं एग्रीकल्चर में, उसकी भी इंश्योरेंस होती है, प्लस फसल की भी इंश्योरेंस होती है। ठीक है, इन द एग्रीकल्चर हैज़ नॉट अट्रैक्टेड मेनी इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाया है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली इन लोगों ने बोला है प्राइवेट सेक्टर तो जाती ही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाउएवर दिस इज द चैलेंजेस, जो कि ये एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ये एक मेन प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती है। और ऐसा कहते भी हैं कि भारत एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर शुड एक्सेप्ट एंड इंक्रीज इट्स पार्टिसिपेशन। तो ऐसा कह रहे हैं, एक सजेशन है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो इंटर डिपेंड होती है वो चीज़ें। ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी एक ये चैलेंज होती है, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक चैलेंज है ये। नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, beside the administration, the use of new technology, mainly electronic technology, must be made familiar with the customer too। अब देखो, जैसे कि कस्टमर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो कस्टमर हैं, अगर अलग अलग मशीनरी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर वो यूज़ होनी चाहिए, तो उसके बारे में कस्टमर को भी पता होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल ऑपरेशन मस्ट बी अप्लाइड टू द एंटायर सिस्टम। जो भी डिजिटल ऑपरेशन हो रहा है, मतलब जो भी मोबाइल पे होगा, लैपटॉप पे होगा, ठीक है, अभी पेपर वर्क नहीं होगा, बार बार विजिट नहीं करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये डिजिटल ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए मतलब पूरे सिस्टम में अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड द एजुकेटिंग द पॉलिसी होल्डर्स इन द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो, जैसे कि कोई भी एक इंश्योरेंस स्कीम है और प्रीमियम देने का तरीका अभी डिजिटल हो गया। ठीक है, अभी जाके पेपर वर्क करके आपको इंश्योरेंस कंपनी में जाके पे नहीं करना पड़ेगा, अभी वो डिजिटल हो गया। ठीक है, सारे अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम में डिजिटल ऑपरेशन होना चाहिए, तो सारे कस्टमर को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो एक एक बहुत बड़ी चैलेंज आ जाती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने, कि वो सब सारी कस्टमर को एजुकेट कैसे करें, क्योंकि उसको सारे कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा कि आप अभी अभी पेपर से नहीं, कंपनी को विजिट करके नहीं, आप डिजिटल तरीके से प्रीमियम पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, प्रीमियम पे कर सकते हैं, तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा ना, जो पॉलिसी होल्डर है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से। नेक्स्ट क्या है? सेफ गार्डिंग कस्टमर इंटरेस्ट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि कस्टमर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उसको सेफली प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि अगर एक बार कस्टमर का इंटरेस्ट गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, तो वो कभी स्कीम लेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेक्टर का मेन पर्पस क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और कस्टमर का इंटरेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेक्टर जो है वो कस्टमर के डिमांड पे ही चलती है। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सेफ्टली with the public sector companies, there is no problem of safety with the public sector company। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेफ्टी की, राइट। द प्राइवेट सेक्टर हाउएवर required to assure the customer about their premium paid and the benefit to the accrued। ठीक है, देखो, प्राइवेट सेक्टर है, अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, तो कस्टमर के लिए कोई सेफ्टी की बात नहीं है, क्योंकि कस्टमर का खुद इंटरेस्ट रहता है। बट जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके लिए ये एक चैलेंज है कि कस्टमर को ये बिलीव कराना है कि ये सेफ है। सेफ गार्डिंग बोलते हैं ना, सेफ है, अगर वो प्रीमियम पे करेगा, स्कीम लेगा, तो वो डूबेगा नहीं।
ठीक है, कंपनी डूबेगी नहीं, या लेके भागेगा नहीं, फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है, फ्रॉड फ्री नहीं होगा वो। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि वो ट्रस्ट दिलाना कि जो भी प्रीमियम भर रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिट होगा। अगर कोई जो भी एक्सीडेंट वगैरह जो भी एक्रूड होगा, जो भी अकर होगा चीज़ें, मतलब जिसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस लिया है, जो भी चीज़ें होंगी उस पे वो क्लेम करेंगे। तो ये एक चैलेंज है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। तो हमने इश्यूज एंड चैलेंजेस पढ़ लिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। आई होप समझा होगा। थैंक यू।